मेरा नाम आयुषी जैन है और 2019 सिविल सर्विसेज परीक्षा में मैंने 41वीं रैंक हासिल की है। ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था और मेरा ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी है। मैंने अपना पहला अटेम्प्ट 2017 में दिया था। उस समय मैंने प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं किया था और दूसरे अटेम्प्ट में मेंस तक पहुंची थी, बट मेंस क्लियर नहीं कर पाई थी। जबकि थर्ड अटेम्प्ट में ये बार वाला जो मेरा अटेम्प्ट था, इसमें मेरे 41 रैंक आई है। और मैंने मेरी जो स्ट्रैटेजी है वो हर अटेम्प्ट के साथ इवॉल्व हुई है। तो जो गलतियां मैं पिछले अटेम्प्ट्स में करती जा रही थी, वो मैंने आगे आने वाले अटेम्प्ट्स में उनसे सीख लेकर उसमें अपनी स्ट्रैटेजी में इनकॉर्पोरेट करते हुए आगे बढ़ी हूँ। जैसे कि पहले अटेम्प्ट में मैंने कई सारे सोर्सेज को फॉलो किया, बट मैं उसको रिवाइज नहीं कर पाई। फॉर एग्जाम्पल, इवन फॉर करंट अफेयर्स मैंने 2-3 सोर्सेज को फॉलो किया, बट इन दी एंड रिविजन का प्रॉब्लम हुआ। सेकेंडली, प्रैक्टिस ज्यादा नहीं की थी फर्स्ट अटेम्प्ट में, सो दैट वाज आल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट इश्यूज दैट आई फेस। तो वो ये 2 चीज़ों को मैंने सेकंड अटेम्प्ट में इनकॉर्पोरेट किया। बट सेकंड अटेम्प्ट में मैंने जीएस में काफ़ी अच्छा स्कोर किया, बट मुझे ऑप्शनल में काफ़ी दिक्कत आई। मुझे लगा कि जितना एफर्ट मैं अपने ऑप्शनल मैथमेटिक्स में पुट कर रही थी, उतना मुझे आउटपुट नहीं मिल रहा था। तो मैंने थर्ड अटेम्प्ट में अपना ऑप्शनल चेंज किया, एंथ्रोपोलॉजी लिया। तो फिर उसमें मैंने काफ़ी ज़्यादा एफर्ट डाला क्योंकि नया ऑप्शनल था, और जो कि मैंने रिजल्ट के दिन ही डिसाइड किया था कि मैं अपना ऑप्शनल चेंज करूंगी। तो अराउंड 50-60 डेज का मेरे पास टाइम था। तो इन जनवरी फरवरी आई डिड माई ऑप्शनल, और प्रीलिम्स के बाद भी अराउंड 2.5 मंथ्स जो थे मैंने ऑप्शनल को ही दिए। तो इस तरीके से मेरा थर्ड अटेम्प्ट ये वाला है। और इस बार के अटेम्प्ट में मैंने सोचा कि कुछ जीएस में भी चेंजेस किए। जैसे कि मैंने ज़्यादा अप्लाइड बनाया, वैल्यू एडिशन काफ़ी ज़्यादा किया। मेरी स्ट्रैटेजी में अराउंड 3-4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिलर्स रहे थे। जैसे कि पहला था कि न्यूज़पेपर रीडिंग। मैंने काफ़ी रिलीजियसली न्यूज़पेपर पढ़ा है, और हर स्टेज जो एग्ज़ाम का होता है, जैसे कि प्रीलिम्स, तो प्रीलिम्स के लिए मैं अपने अलग नोट्स बनाती थी गूगल डॉक पर एक फ्रेंड के साथ जो कि हिंदू पढ़ता था, और मैं इंडियन एक्सप्रेस पढ़ती थी। तो एक कलेक्टिव नोट्स बन गए 2 न्यूज़पेपर के फॉर प्रीलिम्स। एंड मेंस के लिए मैंने न्यूज़पेपर के थ्रू केस स्टडीज निकाले, एग्जाम्पल्स निकाले, डेटा निकाला, कई सारी जो न्यू रिपोर्ट्स आती हैं वो सारी चीज़ें निकाली। और इंटरव्यू के लिए तो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग और इशू वाइज अंडरस्टैंडिंग के लिए न्यूज़पेपर तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ही। तो इस तरीके से न्यूज़पेपर ने मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया इन ऑल द 4 जीएस पेपर्स एंड एज वेल एज इन एसे। तो इस तरीके से न्यूज़पेपर, और दूसरा ये कि मैंने अपने आंसर्स को सब्सटैंशिएट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्पल्स वगैरह पुट करे इस बार, केस स्टडीज़ डाले, मैं बॉक्स बना के केस स्टडीज़ डालती थी, और कोशिश की कि इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन को मैं काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव बना पाऊँ, कि जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसको डायरेक्टली हिट करूँ, और उसको हिट करते हुए अपना इंट्रोडक्शन उस तरीके से लिखूँ। और जो भी पॉइंट्स मैं अपने आंसर्स में लिख रही हूँ, उनको भी मैंने एग्जाम्पल्स के थ्रू काफ़ी ज़्यादा सब्सटैंशिएट करने की कोशिश की। तो ये जो 2 चीज़ें थी, ये मैंने डिफरेंट की थी इस बार के अटेम्प्ट में। तो दैट वाज़ माय स्ट्रैटेजी। मैंने इंजीनियरिंग किया है कंप्यूटर साइंस में फ्रॉम लक्ष्मी नारायण कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी भोपाल। उसके बाद 2 साल जॉब किया है एज़ अ डेटा सेंटर एडमिनिस्ट्रेटर इन ट्राइडेंट लिमिटेड। तो मेरा काफ़ी ज़्यादा गैप हो गया था फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सोशल इश्यूज़। तो उसके लिए मुझे कोचिंग लेना थोड़ा ज़रूरी हो गया था, इसलिए मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट के पहले 1 साल कोचिंग की थी, और उसके बाद बाकी 2 साल मैंने सेल्फ स्टडी किया है। मैंने टेस्ट सीरीज़ पे काफ़ी ज़्यादा रिलाई किया है, क्योंकि मुझे लगता है कि प्रैक्टिस से मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुई है। और टेस्ट मैंने प्रीलिम्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा दिए हैं, अराउंड 50-60 टेस्ट में लगाने की कोशिश करती थी बिफोर एग्ज़ाम। एंड मेंस के लिए भी काफ़ी ज़्यादा टेस्ट लिखती थी। एंड एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल के लिए तो मैंने इस बार काफ़ी ज़्यादा टेस्ट लिखे थे, एंड फॉर एसे एज वेल। तो प्रैक्टिस जो था वो शायद मेरा बेसिस था पूरे प्रिपरेशन का, कि मैं जो भी पढ़ूँ उसको अप्लाई करूँ विद द हेल्प ऑफ टेस्ट, और फिर उससे मेरी गेज भी हो जाती थी परफॉर्मेंस की, मैं जो पढ़ रही हूँ उसको प्रॉपर्ली अप्लाई कर पा रही हूँ या नहीं। प्रीलिम्स के रिसोर्सेज के लिए मैंने अपने कोचिंग के नोट्स काफ़ी अच्छे से फॉलो किए हैं, और वही मेरे बेस थे। और उसके ऊपर जो स्टैंडर्ड बुक्स आती है, जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, और अगर मैं बात करूँ मॉडर्न हिस्ट्री की, देन स्पेक्ट्रम। तो मेरे बेस तो कोचिंग के नोट्स ही थे, और बाद में इन सब सोर्सेज को मैंने फॉलो किया था, कि अगर मेरा कुछ छूटा है तो मैं इनके थ्रू मैं फॉलो कर पाऊँ। ऑनलाइन रिसोर्सेज को मैंने काफ़ी कम फॉलो किया है।
और अगर मुझे कुछ डाउट आता था या कुछ भी कंफ्यूजन होती थी, तभी उस केस में मैं ऑनलाइन रिसोर्सेज को फॉलो करती थी। या कुछ टॉपिक मुझे किसी के बोलने के थ्रू समझना है, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, तो मैं ज़रूर ऑनलाइन वीडियोज़ के थ्रू उसको समझने की कोशिश करती थी। अदरवाइज़ मेरा जो ओवरऑल स्ट्रैटेजी था, वो थोड़ा ओल्ड स्कूल टाइप था। मैं अपने नोट्स भी बी पेपर पर ही बनाती थी, बस प्रीलिम्स के न्यूज़पेपर के नोट्स को छोड़कर। So my strategy was more old school in that respect. कोचिंग दिल्ली से ही ली है। मैं 2016 में यहाँ पर आ गई थी एंड 2017 में मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। तो मैंने कोचिंग दिल्ली में ही ली है और टेस्ट सीरीज भी दिल्ली में ही फॉलो करी है। और मेंस के लिए मैं अपने खुद के नोट्स बनाती थी, जैसे अगर गवर्नेंस हो गया, सोशल इश्यूज हो गया, सिक्योरिटी वाला इशू, तो जो भी टॉपिक सिलेबस में दिए हुए हैं उसके ऊपर मेरे पास 2-3 पेज के नोट्स होते थे। कि मैं कोई भी टॉपिक है उसके ऊपर हमने सोचा कि इस टॉपिक पे क्या-क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। मान लीजिए कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है, तो उसका मेन बेसिस क्या है कि हिस्ट्री क्या कैसे है उसकी, और किस तरीके से इवॉल्व हुआ, व्हाट इज द प्रोसेस इन्वॉल्व अगर आरटीआई का एप्लीकेशन लेना है, अभी क्या-क्या इश्यूज आ रहे हैं, क्या-क्या हमने रिफॉर्म्स लिए हैं और क्या-क्या रिफॉर्म्स की जरूरत है। तो इस तरीके से मैं काफी ज्यादा उसको मल्टी डायमेंशनली तरीके से उसको कवर करने की कोशिश करती थी। और जो भी अभी करंट में चल रहा है कि क्या-क्या रिफॉर्म, जैसे कि राजस्थान मॉडल है, उसको मैंने कंक्लूजन में लिख दिया जस्ट टू मेक माय आंसर मोर वे फॉरवर्ड की तरफ जाता हुआ, क्योंकि हमें थोड़ा पॉजिटिव दिखाना पड़ता है आंसर में कि हम सॉल्यूशन ओरिएंटेड है। तो मैं कोशिश करती थी कि कुछ रिफॉर्म्स जो हम ला सकते हैं वे फॉरवर्ड टाइप का कंक्लूजन लिखूं। तो इस तरीके से मैं अपने नोट्स को बनाती थी और साथ ही साथ जो करंट में चल रहा होता था उससे अपने नोट्स को अपडेट कर देती थी। तो मेरे बेसिक नोट्स ही थे एनसीईआरटीज़ के थ्रू और जो स्टैंडर्ड बुक्स थी उनके थ्रू और जो मैगज़ीन्स आती है करंट अफेयर्स वाली, तो उन सबको लेते हुए मैं अपने नोट्स अलग से बना लेती थी। जो मेरे बेस नोट्स थे उन्हीं में चेंजेस कर लेती थी। अगर मैं एथिक्स की बात करूँ तो मैंने 2-3 सोर्सेज़ से जैसे अरिहंत का एक बुक आता है उसको फ़ॉलो करते हुए, क्लास नोट्स को क्लब करते हुए 2-3 सोर्सेज़ से मैंने अपने खुद के नोट्स बनाए और उसमें एग्ज़ाम्पल्स ऐड करे। जैसे कंपैशन का एग्ज़ाम्पल है तो उसको मैंने पर्सनल लेवल पे एक एग्ज़ाम्पल लिखा, एक ऑफ़िसर लेवल पे लिखा और एक अगर कोई कोई पर्सनैलिटी है बड़ी तो उनके लेवल पे। तो 2-3 तरीके के एग्ज़ाम्पल्स जो कि मेरे फिंगर टिप्स पे रहे और मुझे ज़्यादा टाइम ना लगे उनको याद करने के लिए। और इवन मैंने कोशिश की कि जो मैं अपने आस-पास देखती हूँ, उन सब एग्ज़ाम्पल्स को भी इनकॉर्पोरेट कर पाऊँ अपने आंसर्स में। जैसे कि अगर हम देखते हैं लॉकडाउन के दौरान अगर किसी ने गाय को भी चारा डाला है, कैटल्स को चारा डाला है, सो दैट इज़ अ वेरी गुड एग्ज़ाम्पल ऑफ कंपैशन। तो इस तरीके के छोटे-छोटे एग्ज़ाम्पल्स आप इसमें इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। जो ये भी बताएँगे कि आप कितना ऑब्ज़र्व करते हैं अपने सराउंडिंग्स में। एग्ज़ामिनर भी रिलेट कर पाएगा कि हाँ, ये चीज़ें हो रही हैं और बच्चा जो है वो प्रेजेंस ऑफ माइंड रख रहा है। तो मुझे लगता है कि इससे शायद मेरे आंसर्स थोड़े हटकर हो गए होंगे। आंसर राइटिंग के लिए मैंने प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा की है और मैं सभी को ये रिकमेंड करूँगी कि आप पहले टॉपर्स के आंसर्स देखें कि किस तरीके से वो इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन लिख रहे हैं, कितने पार्ट्स में वो क्वेश्चन को डिवाइड कर रहे हैं, किस तरीके से वो क्वेश्चन के डिमांड को एड्रेस कर रहे हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम वो लिख देते हैं जो हमें पता है, ना कि वो लिखते हैं जो पूछा गया है। सो इट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट कि आप अंडरस्टैंड करें कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है। और कई आप ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर आपको उस क्वेश्चन के बारे में ज़्यादा डिटेल नॉलेज नहीं है, तो आप प्रैक्टिस करें कि आप क्वेश्चन को एटलीस्ट समझ पा रहे हैं। ये एटलीस्ट प्रैक्टिस कर पाएँ कि आप कितने पार्ट्स में इस क्वेश्चन को डिवाइड करेंगे। और दूसरा ये कि आप इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन कंक्लूजन थोड़ा वे फॉरवर्ड टाइप का लिखें, थोड़ा पॉजिटिव माइंडसेट नज़र आए एग्ज़ामिनर को आपका, इस तरीके का आप कंक्लूजन बनाएँ। और इंट्रोडक्शन के लिए आप कोशिश करें कि थोड़ा वैल्यू एडिशन करें, कोई एग्ज़ाम्पल के थ्रू आप समझाएँ चीज़ों को। जैसे मान लीजिए एथिक्स में आपको कोई डेफिनेशन नहीं समझ में आ रही है, आपको बुकिश डेफिनेशन या प्रॉपर डेफिनेशन नहीं याद है, तो ट्राई टू सब्सटैंशिएट व्हाटएवर यू नो अबाउट दैट पर्टिकुलर टर्म विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल, कि ताकि एग्जामिनर को ये समझ में आ जाए कि मे बी इसको डेफिनेशन नहीं पता है बट ही अंडरस्टैंड्स द कॉन्सेप्ट। तो वो आपको आपके उसके एग्जाम्पल के थ्रू उनको पता चल जाएगा। और जीएस 1-2-3 के लिए मैंने इस बार कोशिश की कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने पेपर को प्रेजेंटेबल बना पाऊँ। उसके लिए मैंने काफ़ी ज़्यादा डायग्राम्स इनकॉर्पोरेट किए। स्पेसिफिकली जीएस 1 की बात करूँ तो मैंने आर्ट एंड कल्चर में जैसे स्तूपा का डायग्राम, पिलर का डायग्राम और जैसे हड़प्पा का टाउन का जो भी प्लानिंग रहती थी, इवन वो सब डायग्राम्स मैंने इस बार बनाने की कोशिश की। अगर कोई लोकेशन बताना है तो उसके लिए इंडिया का मैप, वर्ल्ड का मैप बनाने की कोशिश की। फ्लो डायग्राम्स बनाए मैंने टाइमलाइन बताने के लिए, केस स्टडीज को बॉक्सेस में लिखा।
तो इससे मुझे लगता है कि थोड़ा-सा मेरा इम्प्रूव हुआ था प्रेज़ेंटेशन इस बार, मेरे सेकंड अटेम्प्ट के कंपैरिज़न में इस बार। सो दैट वाज़ वन थिंग। एंड 2 और 3 के लिए मैं यही कहूँगी कि आप हर एक जो टॉपिक दिया हुआ है पॉलिटी को छोड़कर, क्योंकि वो बहुत वास्ट है और आप उसको जो करंट अफेयर्स के मैगज़ीन्स आते हैं उससे कवर कर सकते हैं। बाकी जो टॉपिक्स हैं जैसे कि अपना दूसरे जो टॉपिक्स हैं उसमें आप एक-एक सिलेबस के एक-एक टॉपिक को ले लें, उसके ऊपर आप 2-3 पेज लिख लें जो आपको समझ में आ रहा है कि ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो एक आपके पास बेस मटेरियल तैयार हो जाएगा कि अगर इस पे कोई भी क्वेश्चन आया तो एटलीस्ट आई विल हैव द रेलेवेंट नॉलेज। और फिर जो करंट अफेयर्स में आ रहा है वो तो आपका धीरे-धीरे कवर हो ही जाएगा और आप इसमें इसको इंक्लूड करते ही जाएँगे। तो 2 और 3 के लिए वही है कि ज़्यादा करंट ओरिएंटेड रहता है वो, तो ज़्यादा आपको इस बेस मटेरियल पे ज़्यादा को मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आप किसी भी सोर्स से उसको कर लीजिए। मैंने अपने कोचिंग के नोट से और 1-2 सोर्सेज़ से और फॉलो किया था और करंट अफेयर्स तो फिर बाद में उससे अपडेट किया ही था। मुझे लास्ट अटेम्प्ट में ये दिक्कत बहुत ज़्यादा हुई थी कि मैं पहले 15 मार्कर क्वेश्चंस करती थी और उसके बाद 10 मार्कर क्वेश्चंस। तो लास्ट के 2-3 10 मार्कर क्वेश्चंस मैं बहुत कम टाइम में करती थी, अराउंड 7-8 मिनट्स में। तो वो क्वालिटी वाइज़ बहुत क खराब हो जाते थे। तो इस बार मैंने अपने क्लॉक को ही 5 मिनट्स आगे कर लिया था। तो एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट रहा और मैंने अपने पेपर्स को 1 मिनट पहले कंप्लीट कर पाया। तो ये मुझे लगता है कि शायद आप लोग भी कर सकते हैं, 2-3 मिनट अपने क्लॉक को थोड़ा-सा आगे कर लें इवन ड्यूरिंग योर प्रैक्टिस टेस्ट, तो शायद ये आप लोगों को भी हेल्प करे। दूसरा ये कि आप रिसोर्सेज़ को बहुत लिमिट कर लें, एक जगह पर कर लें, क्योंकि आपको रिविज़न करने में फिर एक्स्पोनेंशियली कम टाइम लगेगा। और मैं कहूँगी कि आप जब मेंस के लिए जाते हैं तो वो जो 2 घंटा आपका बीच में बचता है, तो उसमें आप रिविज़न बहुत ज़्यादा नहीं कर पाते हैं। तो उसमें आप क्या करें कि जो आपका वैल्यू एडिशन वाला पार्ट है, कि जो आपका डेटा है, रिपोर्ट्स हो गए या कुछ एग्ज़ाम्पल्स है इम्पोर्टेंट, उनके नोट्स अगर आप अलग से बना सकते हैं, तो प्लीज़ वो कर लीजिए क्योंकि उससे ना आप 2 घंटे में उसको रिवाइज़ कर पाएँगे और वो आपकी मेमोरी में फ्रेश रहेंगे और जैसे ही आप एक क्वेश्चन देखेंगे, उसको आप लिख भी पाएँगे। क्योंकि कई बार हमें चीज़ें याद नहीं आती हैं, कोई पर्टिकुलर फिगर है किसी चीज़ से रिलेटेड वो याद नहीं आता है, कोई एग्ज़ाम्पल का नाम नहीं याद आता है। तो अगर आप फ्रेशली उसको रिवाइज़ करेंगे इन 2 घंटों के अंदर तो वो आपको याद रहेगा। बाकी ब्रॉड पॉइंट्स तो हमें याद करने में उतनी दिक्कत नहीं होती व्हाइल राइटिंग एन आंसर। तो ये मेरी 2 चीज़ें रहेंगी बताने के लिए। जैसा कि मैंने बताया कि मैंने अपना ऑप्शनल चेंज किया है फ्रॉम मैथमेटिक्स टू एंथ्रोपोलॉजी इन माय थर्ड अटेम्प्ट और मैंने देखा कि मैं जितना एफर्ट पुट कर रही थी मैथमेटिक्स में उतना मुझे आउटपुट नहीं मिल रहा था। और मैं ये नहीं कहूँगी मैथमेटिक्स अच्छा ऑप्शनल नहीं है, मैथमेटिक्स इज़ अ वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट और यही एक कारण था, यही इस बहुत कारणों में से एक ये कारण था कि मैंने मैथमेटिक्स लिया था। मुझे मैथमेटिक्स काफ़ी अच्छा लगता था क्योंकि मैंने काफ़ी अच्छा स्कोर किया हुआ था ऑलरेडी पहले जैसे कि 10th और 12th में 100% मार्क्स आए थे मेरे उसमें और इवन ड्यूरिंग इंजीनियरिंग भी मैंने ए प्लस ग्रेड उसमें मिला था बट मुझे काफ़ी इंटरेस्ट भी था बट यहाँ पे करते टाइम मुझे इतना उतना आउटपुट नहीं मिला जितना मैं एफर्ट डाल रही थी। तो इसलिए मैंने रिजल्ट आने के बाद दूसरा ऑप्शनल चूज़ करने का डिसाइड किया और एंथ्रोपोलॉजी मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा और छोटा था और जो टॉपिक्स थे वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थे और साथ ही साथ उन्होंने मुझे जीएस 1, 2, 3 और ऐसे में भी हेल्प किया, काफ़ी डेप्थ आ गई क्योंकि मुझे सोशल इश्यूज़ के बारे में काफ़ी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो गई थ्रू माय ऑप्शनल। तो ऑप्शनल चूज़ करने के लिए मैं ये कहूँगी कि एक बार आप थोड़ा सिलेबस अच्छे से देख लें और अगर आप थोड़ा टाइम दें ऑप्शनल चूज़ करते टाइम। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं शायद थोड़ा इम्पल्सिव हो गई थी व्हाइल चूज़िंग माय ऑप्शनल। उतने अच्छे से शायद मैंने थॉट नहीं दिया था चूज़िंग माय ऑप्शनल। तो आप लोग थोड़ा टाइम दें, अगर 1 महीना भी लगता है ये चूज़ करने के लिए कि क्या ऑप्शनल लेना है, तो मुझे नहीं लगता कि वो ज़्यादा टाइम होगा। क्योंकि एक बार जब आपने इंटरेस्ट का ऑप्शनल चूज़ कर लेंगे या जिसमें आपका एप्टीट्यूड ज़्यादा अच्छा है, वो ऑप्शनल चूज़ कर लेंगे, तो उसको करने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो मैं कहूँगी कि थोड़ा आप सिलेबस देखें, उसमें थोड़ा प्रैक्टिस करने की कोशिश करें, पढ़ने की कोशिश करें, आप कितना कर पा रहे हैं एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में दैट आल्सो मैटर्स। तो इन सब चीज़ों पे थोड़ा ध्यान दें और सीनियर्स से भी बात कर सकते हैं आप इस बारे में, मार्केट में नोट्स अवेलेबल हैं, उसको थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं रिलेटेड टू एवरी ऑप्शनल, जस्ट टू नो कि आप कैसा कर सकते हैं उस ऑप्शनल में। आई वॉज एबल टू डू माई ऑप्शनल इन अराउंड 50 डेज जो कि जनवरी फरवरी का टाइम था 2019 में और क्योंकि रिजल्ट आया था 20 दिसंबर को और 10 दिन मैंने टाइम लिया था 3 ऑप्शनल को थोड़ा थोड़ा पढ़ने के लिए क्लास नोट्स मार्केट से लेकर। तो उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मुझे एंथ्रोपोलॉजी लेना है तो फर्स्ट ऑफ जैन से मैंने पढ़ने का ट्राई किया और मुझे ऐसा था कि मैं अब कोई नई स्ट्रैटेजी नहीं इवॉल्व कर सकती थी इतने कम टाइम में
तो मैंने अनुदीप दुर्शेट्टी सर का पूरा ब्लॉग फॉलो किया था वर्ड टू वर्ड। अगर उन्होंने यूनिट 1.1 के लिए बोला है कि उन्होंने 3 सोर्सेस फॉलो किए हैं, तो मैंने भी वही 3 सोर्सेस फॉलो किए थे और उन 3 सोर्सेस के थ्रू मैंने अपने नोट्स बनाए थे खुद के। तो अराउंड 5-6 400 पेजेस के रजिस्टर्स मेरे 2 महीने या 50 डेज के टाइम में बन गए थे। बट मेरे नोट्स बन गए थे, तो प्रीलिम्स के बाद उनको पढ़ने में मुझे इतनी दिक्कत नहीं हुई थी। और मेरा ऑलरेडी जो पढ़ने का तरीका था वो थोड़ा अप्लाइड ही था और मुझे लगता है दैट इट हेल्प मी अ लॉट इन डूइंग वेल इन एंथ्रोपोलॉजी। अभी मार्क्स वैसे आए नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो ऑलरेडी एग्जाम्पल्स कलेक्ट करने का तरीका और फिर जो मैं ऑब्जर्व करके चीजें लिखती थी, वो उसने भी मुझे एंथ्रोपोलॉजी में काफी ज्यादा हेल्प किया है। और नोट्स मेकिंग मैं कहूँगी कि बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बाद में रिवीजन के लिए आपको बहुत कम टाइम लगता है। तो स्टार्टिंग के जो 2 महीने थे, 50 डेज थे, उसमें मैंने सिर्फ नोट्स बनाए हैं। लेकिन ये था कि मैं पूरे 15-16 घंटे सिर्फ ऑप्शनल ही पढ़ती थी उस टाइम पर। जो 50 डेज का टाइम था उसको इस तरीके से मैंने किया था। तो उन 50 डेज में मैंने अपने नोट्स बना लिए थे अराउंड 80% सिलेबस के। और फिर प्रीलिम्स के बाद फिर मैंने उनको रिवाइज किया था। हर ऐसे के टेस्ट से पहले मैं 2-3 ऐसे जरूर पढ़ती थी, ताकि वो ऐसे वाले मूड में मैं आ जाऊं। और मैं वो मल्टी डायमेंशनली हर एक ऐसे के टॉपिक को कवर करने की कोशिश करती थी, लाइक सोशो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, नेशनल, इंटरनेशनल, इवन एट द लोकल लेवल। तो मल्टी डायमेंशनल टॉपिक का कवरेज। और मैं कोशिश करती थी कि मैं न्यूज़पेपर से एनेक्डोट्स उठाऊं। इवन कभी कभी जो करंट में चल रहे होते टॉपिक्स हो रहे होते थे, उसमें कभी कभी बहुत अच्छे कोट्स आते हैं इंडियन एक्सप्रेस में, तो मैं उनको नोट डाउन करती थी। जो टॉपर्स के या दूसरे स्टूडेंट्स के जो ऐसे कॉपीज होते थे, या टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया हुआ है तो बेस्ट ऐसेज जो होते थे उन उस कॉपी से मैं कभी कभी कोट्स उठा लेती थी या एनेक्डोट्स उठा लेती थी। तो उस तरीके से हाँ, मैंने अलग से एक कॉपी बनाई थी जिसमें मैंने इस तरीके की चीजें जो ऐसे में काम में आएंगी वो मैंने नोट डाउन कर ली थी। और पिछली बार मेरा ऐसे में उतना अच्छा स्कोर नहीं था, आई स्कोर्ड अराउंड 117। लेकिन वो मुझे ऐसे लिखते टाइम भी फील हो गया था कि ऐसे राइट डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, क्योंकि ऐसे टॉपिक्स मुझे उतना कंफर्टेबल वाले नहीं थे सेकंड अटेम्प्ट में। बट इस बार मैंने कोशिश की कि थोड़ा जनरल तरीके से ऐसे इसको प्रिपेयर करूं, ताकि कोई भी टॉपिक आए तो मैं उसको बहुत अच्छे से लिख पाऊं। तो मैं कोशिश करती थी कि पहले थीसिस लिखूं, जो मेरा पर्सपेक्टिव होता था या जो मैं पॉइंट को सपोर्ट करना चाहती थी एनी पर्टिकुलर ऐसे, तो वो थीसिस लिखती थी। फिर एंटी थीसिस लिखती थी कि किस तरीके से जो टॉपिक है वो शायद निगेट हो सकता है इस पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट के थ्रू। और फिर तीसरे में मैं कोशिश करती थी किस तरीके से मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड कर पाऊँ उस पर्टिकुलर ऐसे के टॉपिक के लिए, एंड देन दी कंक्लूजन। मैं पेपर पे नोट्स बनाती थी और सारा हार्ड कॉपी बुक्स से ही पढ़ती थी। और मैंने कोचिंग अटेंड किया था, तो मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं लगती थी बेसिक कॉन्सेप्ट्स के लिए ऑनलाइन रिसोर्सेज को फॉलो करने की। तो मैंने ऑफलाइन सोर्सेज को ही ज़्यादा यूज़ किया है। और मैं ये बात करना चाहूँगी कि जैसे कि ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था, तो ऐसा लगता है कभी-कभी कि आप थोड़ा लो फ़ील करते हैं या कभी-कभी थोड़ा एंग्ज़ायटी भी होता है। स्पेशली मुझे सेकंड अटेम्प्ट में मेंस के दौरान वैसा हुआ था कि आप थोड़ा एंग्ज़ायटी लगती है आपको, आप एंग्ज़ियस हो जाते हैं या बहुत डाउन फ़ील करते हैं। तो उसके लिए मैंने मेडिटेशन करना चालू किया था और मैं फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करती थी कि इफ दे आर आल्सो फीलिंग द सेम थिंग, तो उससे काफ़ी आपको एक मोरल सपोर्ट मिलता है। मेरे पेरेंट्स हमेशा से सपोर्टिव रहे हैं मेरी प्रिपरेशन को लेकर, तो मैं कहूँगी कि उनका ही 99% रोल है या एक कलेक्टिव एफर्ट है हम दोनों का इन मी अटेनिंग दिस गोल। वो चीज़ भी काफ़ी इम्पोर्टेंट थी मेरे केस में कि एक मोरल सपोर्ट हमेशा से ही मेरे फ्रेंड्स और फैमिली का था। मेडिटेशन वाज वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली आफ्टर माय सेकंड अटेम्प्ट। एंड मैंने माइंड वैली जैसे वीडियोस को काफ़ी ज़्यादा फॉलो करती थी, क्योंकि वो मुझे एक तरीके से एक एक वे देते थे चीज़ों को पॉजिटिव वे में लेने का। सो दैट वाज आल्सो समथिंग आई हैड डन लॉकडाउन के पहले। बट फिर 23 मार्च से ही इंटरव्यूज पोस्टपोन हो गए थे, तो अब मेरा इंटरव्यू 27 जुलाई को हुआ था। मेरा मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम मिल गया प्रिपरेशन के लिए, बट साथ ही साथ टॉपिक्स भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे प्रिपेयर करने के लिए। लाइक वी हैड टू कवर ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द पेंडेमिक। तो वो भी एक काफ़ी बड़ा लोड हो गया था प्रिपेयर करने के लिए। तो जो क्वेश्चंस भी पूछे गए, मुझे ऐसा लगा कि कहीं न कहीं एक कोरोना या पेंडेमिक वाला एक टेस्ट तो था उन क्वेश्चंस में। जैसे कि मेरा लास्ट क्वेश्चन था पैनल का कि कोरोना के बारे में हम कई सारी नेगेटिव चीज़ें सुनते हैं, बट कुछ आप हमें पॉजिटिव बताइए कोरोना पेंडेमिक से रिलेटेड।
तो इसके लिए मैंने आंसर दिया था कि एनवायरनमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा ठीक हो गया था। उस समय पर पोल्यूशन लेवल्स कम हो गए थे और जैसे गहिरमथा कोस्ट पे ऑलिव रिडली टर्टल्स वापस से थ्राइव करने लगे, एयर पोल्यूशन कम हो गया, वाटर पोल्यूशन अभी कई जगहों पर कम देखने को मिला। दूसरा ये कि हमको रियलाइज़ेशन हुआ कि किस तरीके से सोशल इनइक्वालिटी को एड्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये कि एक ग्रास रूट लेवल डेवलपमेंट के लिए एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। हो सकता है कि ये चीज़ें हमें थोड़ा बाद में पता चलती, बट पेंडेमिक की वजह से हमें ये रियलाइज़ेशन काफ़ी जल्दी हो गया। तो ये क्वेश्चन था और दूसरा मेरा जो इंटरव्यू था वो बेसिकली मेरे ऑप्शनल पे ज़्यादा चला गया क्योंकि पहला क्वेश्चन जो उन्होंने मुझसे पूछा था, पहला या दूसरा क्वेश्चन वो ये था कि इंजीनियरिंग के बाद आपने एंथ्रोपोलॉजी क्यों चूज़ किया? आपने कोई इंजीनियरिंग सब्जेक्ट क्यों नहीं चूज़ किया? तो मेरा आंसर यही था कि कंप्यूटर साइंस ऑप्शनल नहीं है और दूसरा कि इतने कम टाइम में मुझे ऑप्शनल प्रिपेयर करना था और जो खुद से करना था। तो एंथ्रोपोलॉजी मुझे इंटरेस्टिंग लगा और खुद से डूएबल लगा। तो और उसके रिसोर्सेज भी काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल थे, तो मेरा आंसर उनके लिए यही था कि ये 2 रीज़न्स थे इसको सिलेक्ट करने के। फिर उन्होंने मुझे पूछा कि मेरा फ़ेवरेट सेक्शन क्या है एंथ्रोपोलॉजी में? तो मैंने उनको कहा कि ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी। तो 3 मेंबर्स ने जो पैनल के थे उन्होंने मुझसे ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी पे ही सवाल पूछे। जैसे कि उन्होंने मुझे पूछा कि व्हाई ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी या फिर गढ़िया लोहार ट्राइब के बारे में पूछा। एक मेंबर ने पूछा कि पातालकोट नाम की जगह है वो किस लिए फेमस है? वो मध्य प्रदेश में है, 1200 फीट नीचे रहते हैं वो लोग और भारिया ट्राइब के लिए फेमस है। तो उन्होंने मुझे काफ़ी डिटेल्ड सवाल पूछे अबाउट दैट पर्टिकुलर ट्राइब। और फिर एक जो लेडी मेंबर थी पैनल में उन्होंने पूछा कि एक कोई अनटच्ड ट्राइब इंडिया में आप उसका नाम बताइए और मेरा जैसे ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्री वॉचिंग था। उन्होंने मुझे पूछा कि क्या उस अनटच्ड ट्राइब के ऊपर कोई डॉक्यूमेंट्री बनी है क्या? तो उन्होंने मुझे काफ़ी एम्फसाइज़ करके ये बात पूछी तो मुझे लेकिन उस पे कोई डॉक्यूमेंट्री बनी नहीं है क्योंकि हम अलाउ ही नहीं करते हैं उनके पास किसी को जाना जो कि सेंटिनलीज ट्राइब है। इवन हम उनका सेंसस भी अराउंड 1.5 किलोमीटर दूर से मॉनिटर करके लेते हैं। कुछ इस तरीके के ट्रिकी क्वेश्चंस भी उन्होंने मुझसे पूछे और एक पैनल मेंबर ने मुझसे आईआर पे काफ़ी ज़्यादा सवाल पूछे जैसे कि इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट या फिर ब्रेक्जिट और एक मेंबर ने मुझे ये अपना मेरा जो वर्क एक्सपीरियंस था उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे और एक केस स्टडी भी थ्रो की जैसे कि मैं डेटा सेंटर एडमिनिस्ट्रेटर थी। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि अगर कोई सबऑर्डिनेट कोई गलती कर देता है, तो मेरा अप्रोच क्या रहा होगा उससे डील करने का। तो इसके लिए मेरा आंसर था कि सर्वर्स जो होते हैं दे आर वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल कंपोनेंट इन ऑर्गेनाइजेशन। तो मेरा पहला स्टेप तो यही होता था कि मैं रेक्टिफाई कर पाऊँ उस इश्यू को एज़ सून एज़ पॉसिबल क्योंकि क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है कंपनी को अगर सर्वर ये कि टोटल प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हम लोग करते थे ट्राइडेंट में और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बनाते थे। तो दूसरा स्टेप यही कि मिस्टेक को एनालाइज़ किया जाए और उस एसओपी में उसको इनकॉर्पोरेट किया जाए ताकि आगे जाके वो इश्यू दोबारा ना हो। तो इस तरीके से मेरा ओवरऑल इंटरव्यू चला। मेरा एडवाइस यही रहेगा कि आप अपने सोर्सेज को लिमिट कर लें। ज़रूरी नहीं है कि टॉपर्स जो पढ़ते हैं या फिर आपके दोस्त जो पढ़ रहे हैं, आप सेम वही स्ट्रैटेजी फॉलो करें। आप ट्राई करके देखिए आपको क्या वर्क करता है, आप उसको अपने स्ट्रैटेजी का पार्ट बनाएँ और प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें। और मुझे लगता है कि आपका मेंटल जो सेटअप है या मेंटल जो स्टेबिलिटी है दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन द नंबर ऑफ बुक्स दैट यू आर रीडिंग। तो आप एक बुक कम पढ़ लीजिए बट आप थोड़ा मेंटल काम पर ज़्यादा ध्यान दीजिए क्योंकि अगर वो सही होता है तो आपका जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो मैं कहूँगी कि आप कोई भी एक ऐसा तरीका निकालें, मान लीजिए कि आप डायरी राइटिंग करते हैं या मेडिटेशन करते हैं या लोगों से डिस्कशन करते हैं, तो एक कुछ टाइम अपना दिन का इन चीज़ों के लिए निकालें ताकि आपका मेंटल काम जो है वो बना रहे क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि ये जो पेपर है ये एक ही बार में निकल जाए। हो सकता है कि 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट, इवन 6 अटेम्प्ट्स भी ये ले लें। तो आपको बहुत ज़रूरी है कि आप थोड़ा अपने मेंटल स्टेबिलिटी और इन सब चीज़ों पर ध्यान दें। प्रीलिम्स के जो लिए जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, मेरा एडवाइस यही होगा कि आप लोग कम से कम सोर्सेज़ फ़ॉलो करें बट रिवीज़न उसका बहुत अच्छे से करें। और प्रैक्टिस टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लगाएँ और मेरे लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट था कि मैं नोट मेकिंग बहुत करती थी। इवन दीवारों पर लिख देती थी और अगर टेस्ट पेपर्स भी सॉल्व करती तो वो मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लेते थे क्योंकि मैं 4-5 घंटे उसके एनालिसिस में ही लगा देती थी।
और जो क्वेश्चन मुझे नहीं बनते थे वो मैं एक पीस ऑफ पेपर पे उसे लिख लेती थी बाद में रिवीजन के लिए। तो कभी टेस्ट पेपर्स को मैंने रिवाइज नहीं किया, बल्कि जो मैं नोट्स बनाती थी उसको मैं रिवाइज करती थी। होता है कि पिक्चोग्राफिक मेमोरी होती है हमारी, तो नोट्स से क्या होता है कि आप अपनी हैंड राइटिंग में उस चीज को लिख देते हैं। तो कई बार हमें वो ऐसे याद आता है कि राइट हैंड साइड पे मैंने लेफ्ट कॉर्नर में मैंने ये चीज लिखी हुई थी, तो आपको चीजें एलिमिनेशन करने में आसानी हो जाती है इससे। तो आप प्रैक्टिस करें, एक अपना स्ट्रैटेजी डेवलप करें एलिमिनेट करने का। जैसे मुझे ये था कि मुझे 90 से ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने ही होते थे, क्योंकि मेरा एक्यूरेसी उतना अच्छा नहीं था। लेकिन कई लोगों का होता है कि वो 70 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं बट एक्यूरेसी अच्छा है। तो आप थोड़ा देखें कि आपका किस तरीके से जा रहा है, क्या चीजें आपके लिए वर्क कर रही हैं, तो वो आपको प्रैक्टिस करने से आएगा। आप टेस्ट सीरीज लगाएं, टेस्ट सॉल्व करें ज्यादा से ज्यादा, तो आप अपने आप ही एक स्ट्रैटेजी अपना डेवलप कर लेंगे। थैंक यू सो मच DKT फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंटरैक्ट विद स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज। क्योंकि मैं खुद भी उसी स्टेज पर थी, मैं भी कई सारे वीडियोस देखती थी टॉपर्स के, कि कहीं ना कहीं से कुछ एक डायरेक्शन मिल जाए, एक हेल्प मिल जाए। और वो लोग जब अपने हार्डशिप्स शेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं हमको भी सपोर्ट मिलता था कि हम ठीक है, हम भी अभी हार्डशिप्स फेस कर रहे हैं, डिफिकल्टीज फेस कर रहे हैं, बट सक्सेस मिलेगा। तो थैंक यू DKT फॉर अलाउइंग मी टू शेयर माय एक्सपीरियंसेस विद अ वाइडर ऑडियंस। एंड आई होप कि कहीं कहीं से भी मैं थोड़ा भी किसी को हेल्प कर पाऊँ, तो मेरे लिए काफी बड़ी बात होगी। थैंक यू सो मच।